तो हेलो नीट स्टूडेंट, कैसे हैं सभी आप सभी लोग। आई होप आप मस्त होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th की सेकंड बुक। मस्त सी बुक है। इसका पहला टॉपिक है बिल्कुल छोटा सा, 2 या 3 दिन में हो जाएगा। लगता है लगभग कोई एक टॉपिक के बारे में पता है। जो 12th में है उनको पता है ये टॉपिक ज्यादा हार्ड नहीं है। कुछ टर्म के अलावा टॉपिक सरल है। सबसे अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं। अमूमन एक क्वेश्चन जरूर आता है इस टॉपिक से। तो करें स्टार्ट। टॉपिक का नाम है प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। इलास्टिक सिटी, ठीक है, प्रत्यास्थता। आपने अब तक जो टॉपिक पढ़े हैं सारे, पहले क्या पढ़ा था? मात्रक विमा पढ़ा था, चाल समय दूरी पढ़ा था, उसके बाद में आपने पढ़ा था समय त्वरण, वो सारे पढ़ लिए थे। फिर आपने कार्य दूरी ऊर्जा पढ़ा था, फिर आपने रोटेशनल मोशन पढ़ा, सेंटर ऑफ मास पढ़ा और गुरुत्वाकर्षण पढ़ा। लगभग टॉपिक में हमने एक चीज बार बार यूज काम में ली, एक टर्म काम में ली जिसका नाम है बॉडी। फिजिक्स कहती है कि कोई भी बड़ी वस्तु है उसको ज्ञात करने के लिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, उस वस्तु कितनी भी बड़ी हो, जब उसको सोल्व करो या उसके बारे में कोई एक्सपेरिमेंट करो तो उसको एक बॉडी मान लो, बहुत छोटी बॉडी। दूसरी चीज भौतिकी कहती है कि लगभग आप चीजें पर न्यूमेरिकल ज्ञात कर रहे हो या फिर कोई भी नियम निकाल रहे हो या सिद्ध कर रहे हो रूल को, उस कंडीशन में वह बॉडी कम से कम रिजाइड तो जरूर हो, यानी ठोस हो। लेकिन जरूरी है कि हर चीज ठोस ही हो, कुछ चीजें ठोस नहीं भी होती। रोटेशन मोशंस और सेंटर ऑफ मास में हमने पढ़ा था रिजाइड बॉडी। एक रिजाइड बॉडी होती है, उसका जड़त्व गुण होता है IMR² होता है, उसका सेंटर ऑफ मास होता है। रिंग होगी तो सेंटर ऑफ मास अलग होगा, ठोस होगी तो वल्ले होगी तो रिंग सेंटर ऑफ मास अलग होगा, सिलेंडर होगी, स्पेयर होगी, अगर एक रोड है तो उसका सबका सेंटर ऑफ मास अलग होता है। वैसे ही अगर कोई वस्तु आपको दे रखी है, एक बॉडी है और वो बॉडी ठोस पिंड है, जब आप उस ठोस पिंड पे बल लगाओगे तो क्या उसकी आकृति चेंज होगी या नहीं होगी? पहले और इंपॉर्टेंट सर, आप कहोगे कि हाँ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये पीछे कारण है। आपके हाथ में मैं एक पेंसिल दे दूं और कहूं कि इस पेंसिल के बारे में उसको कुछ तोड़ के दिखाओ, तो आप ऐसे करोगे बीच से और उसको आसानी से तोड़ सकते हो। फिर आपको कुछ भी दिया जाए, एक लकड़ी दी जाए, पतली लकड़ी दी जाए या फिर कुछ भी दिया, पेंसिल है, लेकिन आपको कहा जाए कि एक बुक है, इसको तोड़ के दिखाओ, फिर कहोगे नहीं सर इसको तो तोड़ा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ी सी लचक होती है नहीं होती, उसको बीच से ऐसे किया जा सकता है। जैसे ये बुक है, ठीक है, माना कि अगर ये ठोस होती तो क्या हम इसको बो से बीच से टर्न कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वो ठोस पिंड था। लेकिन इसमें क्या, इसमें बीच में लचक है, कहीं से भी इसको इस साइड से भी इसे कर सकते हो, कहीं से भी इसको ऐसे कर सकते हो, कोई भी शेप इसकी चेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें प्रत्यास्थता है, यानी किसी ठोस पिंड का वह गुण जिस पर अगर बल लगाया जाए तो उसकी आकृति परिवर्तित होती। अच्छी बात है। क्या सर हर बार प्रकृति चेंज होगी? जरूरी नहीं। उसकी आकृति हर बार चेंज होगी? नहीं हो सकती। आपको अगर कहा जाए कि एक पत्थर है, उस पर अगर बल लगाया जाए, क्या उसकी आकृति चेंज होगी या नहीं होगी? तो आप कहोगे सर आकृति चेंज नहीं होगी। नहीं होगी, आपसे नहीं होगी, लेकिन और कोई अगर ज्यादा बल लगाया जाए, किसी जेसीबी या क्रेन से की सहायता से उस पर बल लगाया जाए या हैमर से उस पर बल लगाया जाए, उस कंडीशन में उसका आकृति बदल जाएगी। पहली चीज इलास्टिसिटी कहती है कि अगर कोई वस्तु पे बल लगाया जाए, उस पर अगर उसकी बाह्य बल लगाया जाए तो उसकी आकृति में परिवर्तन आता है। ये तो कहती है भौतिकी। अब भौतिकी के वस्तु भी कुछ कहती है कि नहीं सर आपने नियम लगाया तो हम भी अपना कुछ नियम रखते हैं, आपने तो बल लगा दिया और हमें तोड़ दिया। हर वस्तु कहती है कि अगर मेरे पे अगर बल लगाया जाए और अगर मेरी शेप चेंज होगी, मेरी आकृति चेंज होगी, तो मैं उसका विरोध करूंगी। कोई भी वस्तु, पहाड़ पे बल लगाया, पहाड़ टूटेगा, लेकिन वह विरोध करेगा जब तक आप उसके आखिरी सीमा तक बल को पार नहीं करोगे, उसकी आकृति में परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन एक सीमा, इलास्टिसिटी की एक सीमा होती। माना कि पेंसिल है, ये बिल्कुल हार्ड है, इसको अगर थोड़ा सा अगर बल लगाया जाए तो टूट जाएगी, तो इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? इसकी इलास्टिसिटी 0 होगी। पहाड़ की इलास्टिसिटी क्या होगी? 0 होगी। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा बल लगाया और वह टूट गई। फिर हमें पता है एक रबड़ है,
रबड़ को आप बिल्कुल कोई भी आकृति इसमें घुमा सकते हो, वह वापस घूम के वहीं का वहीं आ जाए। आता है नहीं आता? आता है। क्यों आता है? हर वस्तु अपने पर लगाए जाने वाले बल के कारण जो आकृति में परिवर्तन आया है उसका विरोध करती है। ठीक है। या अपन देखा कि जो चावल होते हैं या उनपे जो उनका कवर होता है या गेहूं पे जो कवर होता है उस पे जो बल लगाओगे वो अपने आकृति में वापस आ जाएगा। कोई भी चीजें है, पॉलीथीन है उसमें पानी भरा हुआ है, उस पे कोई भी बल लगाओ वो अपनी आकृति में वापस आ जाएगा। तार है, रबर का तार है, उस पे कोई भी बल लगाओ अपनी आकृति में वापस आ जाएगा। लेकिन जैसे एक लोहे का तार है उस पे बल लगा दिया, वह मुड़ा का मुड़ा रह जाएगा। होता है नहीं होता? होता है। तो ये है इलास्टिसिटी की बेसिक। अब करेंगे इसको 1 by 1 स्टार्ट। मस्त सा एक प्यारा सा टॉपिक है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार गढ़वाल और आप देख रहे हैं RNM एकेडमी, हमारा प्यारा चैनल जिसपे तैयार कर रहे हैं हम नीट फिजिक्स की। ठीक है। हाँ ये ले लेते हैं रोटेशन। हाँ तो मैं लिखता हूं रोटेशनल मोशंस एंड सेंटर ऑफ मास। इन टॉपिकों में एक इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी आप सभी ने। पढ़ी थी या नहीं पढ़ी? पढ़ी थी सर। क्या पढ़ा था? रिजाइड बॉडी। रिजाइड रिजाइड बॉडी का एक सीधा सा मतलब होता है कि ऐसी बॉडी जिसकी शेप, जिसकी आकृति हो। ठीक है, मान लेते हैं ये लो सर, उसकी आकृति हो गई फिक्स शेप में। मैं अच्छे से पढ़ लिया सर, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है रिजाइड बॉडी है तो फिक्स शेप में होगी। या फिक्स शेप में ना समझना चाहो तो दूसरी चीजें, यानी नो चेंज, यानी कोई परिवर्तन ना हो। लेकिन क्या जरूरी है? क्या भौतिकी में एक ऐसी वस्तु है जिसपे बल लगाए और उसकी आकृति में परिवर्तन ना आए? बहुत ही कम चीजें, बहुत ही रेयर और टू रेस्ट वस्तु पाई जाती है। हाँ पाई जा सकती है, ये नहीं कि नहीं पाई जाती, उसका सीमा नहीं, एक सीमा तक ही है कि रिजाइड बॉडी होगी, उसमें बल लगाया, उसके आगे में परिवर्तन ना आया हो। बहुत ही कम वस्तुएं होती है, उसको भी अगले टॉपिक में बताएंगे। तो एक रिजाइड बॉडी होगी यानी उसका मतलब फिक्स शेप होगी और उस पर अगर बल लगाया तो उसमें नो चेंज होगा। ठीक है, तो लिखना है बट ये थ्योरी राइट नहीं है। कौन सी? कि रिजाइड बॉडी पर बल लगाया गया हो एवं परिवर्तन न आए। अब देखो इलास्टिसिटी को एक बार पढ़ते हैं कुछ डायग्राम के साथ। मस्त सा डायग्राम लेते हैं। ये चीजें मेरे हिसाब से सबने खेली है, हाँ या ना भैया जी? मेरे सामने सबने इस चीज को एक बार जरूर जाना। क्या जाना? एक ऐसी बिल्कुल प्लास्टिक सी आती है, प्लास्टिक आती है, फिर उसमें कुछ और मेटल आता है, बिल्कुल ऐसे होती है। अगर एक जगह इकट्ठा करोगे एक जगह इकट्ठा हो जाएगी, जैसे छोड़ोगे अपनी आकृति में वापिस हो जाएगी। जैसे बल लगाओगे छोटा से बिल्कुल इतना हो जाएगा और जैसे खोलोगे इतनी लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप इसे खेलते हैं, आप किसी कहीं से शॉप से खरीद के लाते हैं और इसे खेलते हैं। लेकिन जब तक आप इसको एक लिमिट तक खेलते हैं या फिर आप इसको कुछ दूरी तक इसको फैलाते हैं तब तक इसमें कोई दिक्कत नहीं, कितनी बार खेलो, हमेशा यूज करो। लेकिन आपको दिमाग में कुछ आइडिया है कि नहीं, देखे तो सही, इसका कुछ प्रयोग करके देखें कितनी दूर जाएगी। आपने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, यानी वो माना 1 मीटर तक फैल सकती है, ज्यादा से ज्यादा 2 मीटर तक फैल सकती है। लेकिन एक टाइम के बाद में वह बिल्कुल एक तार हो जाएगा।
क्या उस तार को अगर वापस छोड़े तो ये सेब वापस आ सकती है? नहीं आ सकती। तो हमेशा याद रखना कि किसी वस्तु की प्रत्यास्थता सदैव एक लिमिट तक होती है। ये नहीं कि आप हमेशा उसको प्रत्यास्था मानोगे, नहीं सर इसमें प्रत्यास्था है तो ये हमेशा रहेगी, कोई जरूरी नहीं, एक सीमा तक होगी। कैसे होगी आगे देखो। अगला चीज देखो, एक एक उदाहरण और देखो। ये प्रत्यास्था का एक अच्छा उदाहरण है। कैसे? देखो, ये है एक रबड़, ठीक है। हमने दोनों हाथों से रबड़ को खींचा, रबड़ क्या करेगा? हमारे हाथों पे जो बल लग रहा है, कभी भी रबड़ को खींच के देखना, उस पे जो बल लग रहा है वह क्या है? वह उसके अंदर के अणु अपने वापस उस स्थिति में आना चाहते हैं। इसलिए मैंने बताया कि किसी वस्तु पे बल लगाओगे, उसका विस्तार करना चाहोगे, या उस पे विरूपक बल लगाना चाहोगे कि ऐसा बल जो उसकी आकृति चेंज कर दे, तो वह विरोध करेगी। कब तक? एक सीमा तक विरोध करेगी, उसके बाद में विरोध नहीं करेगी। कितना विरोध करेगी? अब तो हरामी होकर उसके पीछे तोड़ने के लिए लग गए। ठीक है, तो रबड़ को आप कितनी देर तक कर सकते हैं? एक सीमा तक रबड़ को जैसे आप छोड़ोगे वो अपनी प्रारंभिक आकृति में वापस आ सकता, लेकिन एक सीमा बाद में वह अपनी प्रारंभिक आकृति में नहीं आएगा। ठीक है, तो रबड़ प्रत्यास्थता को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण। एक रिंग है या एक डिस्क, एक ऐसी रिंग होती है, एक ऐसा डिस्क। ये एक डिस्क है और ये एक रिंग है, दोनों ठोस बॉडी, लेकिन एक सीमा तक ही ठोस है। उसके बाद में जैसे हमने बल लगाया और ये दोनों पिचक जाएंगे, इनकी आकृति में परिवर्तन आ जाएगा और ये वापस भी अपनी प्रारंभिक आकृति में नहीं जाएगी, चाहे कोई भी कंडीशन लगा लो। ठीक है, चाहे बल्ले पे लगा लो और चाहे रिंग पे लगा लो या छल्ले पे लगा लो। ठीक है, हमेशा। या एक गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी, गीली मिट्टी एक रबड़ की तरह व्यवहार करती है, जैसे ऐसे गीली मिट्टी होती है। जैसे उसको दबाओगे तो वह आंतरिक चिप तो जाएगी, लेकिन वो वापस अपनी प्रारंभिक आकृति में नहीं आएगी। सूखी मिट्टी है, सूखी मिट्टी बहुत हार्ड होती है, एक उसका बड़ा सा एक पिंड बन जाता है, उसको तोड़ना मुश्किल है, लेकिन जैसे उस पर बल लगाया वह टूट जाएगी। तो लिखना है, एक ऐसी वस्तु जिस पर बल लगाया जाए एवं आकृति में परिवर्तन न आए तो वह पिंड ठोस पिंड कहलाता है। ठीक है, वह पिंड ठोस पिंड कहलाता है। दूसरी चीजें, अगली लाइन, एक ऐसा पिंड, एक ऐसा पिंड यदि उस पर बल लगाया जाए और वह टुकड़ों में बिखर जाए तो वह पिंड
भंगुर पिंड कहलाता है। कौन सा पिंड कहलाता है? भंगुर पिंड कहलाता है। एवं यह गुण भंगुरता कहलाती है। भंगुरता बोलो या ब्रिटल बोल सकते हो, सिर्फ आपको जैसे सूखी मिट्टी है, उस पे बल लगाया और उसके आकर वह टुकड़ों में बिखर गई, तो उसको बोलते हैं भंगुरता का गुण। ठीक है, एक सेकंड। उस गुण को भंगुरता कहते हैं। ठीक है, अगली चीज प्रत्यास्थता। अगली परिभाषा है प्रत्यास्थता की। प्रत्यास्थता की परिभाषा। परिभाषा डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको टॉपिक में दिक्कत ना। इलास्टिसिटी, पिंड का वह गुण गुण जिससे वह प्रत्यारोपित बल प्रत्यारोपित बल को हटाने पर वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में आना चाहती हो। ठीक है, यानी पिंड का वह गुण जिसपे, अगर कोई पिंड है, उस पिंड दे रखा है, अगर पिंड पे कोई बल लगाया, प्रत्यारोपित यानी प्रति आरोपित, उस पिंड पे लगाया जाने वाला बल, अगर उसको हटाएंगे तो पिंड अपनी प्रारंभिक आकृति या आकार में वापस आना चाहेगा। इस गुण को, इसे प्रत्यास्थता कहते हैं। एवं मेन चीज, एवं लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विरूपक बल। विरूपक बल, ड्रोविंग फोर्स। ठीक है, सॉरी, डीफॉर्मिंग। डीफॉर्मिंग, बार बार ये बल काम आएगा। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना डीफॉर्मिंग फोर्स, यानी लगने वाला डीफॉर्मिंग फोर्स है, यानी ऐसा बल जो आकृति में परिवर्तन करना चाहे, उसको हटाएंगे तो वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाए, तो इस बल को कहते हैं। जैसे नॉर्मल पानी की पाइप होती है, उसको बिल्कुल आप 90 डिग्री तक घुमा सकते हो। ठीक है, या इस साइड में घुमा सकते हो, किसी साइड में घुमा सकते हो, बैट टूटेगी नहीं। अगर एक लोहे का, बिल्कुल एक लोहे का तार है, बिल्कुल पतला, उसको आप कुछ देर तक घुमाते रहेंगे, उसमें प्रत्यास्थता है। लेकिन आप 10 या 15 बार तक एक ही जगह तक उसको घुमाओगे तो वह पिंड टूट जाएगा। कब तक? यानी एक समय तक उस वस्तु में वह गुण था जिसके कारण वह लचक रही थी। आपको सीधा माइंड में इतना ध्यान रखना है कि किसी वस्तु में अगर लचकन का गुण है, वह फ्लेक्सिबल है, बोलते हैं ना फ्लेक्सिबल होती है, या ये वस्तु फ्लेक्सिबल है, आसानी से होते हैं। जैसे कोलगेट कहता है कि ये बिल्कुल फ्लेक्सिंग होते हैं, इस साइड में कर सकते हो, इस साइड में कर सकते हो, ये आराम से 45 डिग्री का कोण बनाकर घूम सकता है। कोलगेट में यूज में आता है, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल, यानी आसानी से घूम सके, अपनी आकृति में परिवर्तन कर सके। रिजल्ट का मतलब आकृति में परिवर्तन ना कर। अब है विरूपक बल की परिभाषा। विरूपक वह आउटसाइडर फोर्स
जिसके जिसके कारण जिसके कारण किसी पिंड पर वर्ड्स पर जिसके कारण किसी पिंड पर जिससे और पे देखो मिस्टेक होगी, वह आउटसाइड फोर्स जिससे जिसे किसी पिंड पर लगाने पर उस पिंड की आकृति एवं आकार में परिवर्तन जरूर। ये परिभाषा है नॉर्मल, जो आपको समझाने के लिए। अब बेसिक, अब स्टार्ट होगा टॉपिक की मेन परिभाषा। एनसीईआरटी टॉपिक के इलास्टिसिटी के बारे में क्या कहती है वो देखो। ये हो गया हो गया हो गया, हाँ। तो देखो अलग से हेडिंग लगा सकते हो और लिखना चालू करो। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। प्रत्यास्थ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी के अनुसार इसकी परिभाषा जरूरी है। एनसीईआरटी पहली, कोई बॉडी अपने आकार में परिवर्तन नहीं करना चाहती है, नहीं करना चाहती है। दूसरी चीज, यदि उस पर बल लगाया है तो वह अपनी प्रारंभिक रूप में आना चाहे। ठीक है, ये दो तो इसकी नॉर्मल लाइंस है। तीसरी और इंपॉर्टेंट लाइन देखो, नंबर थर्ड और इंपॉर्टेंट लाइन, यही इसकी इंपॉर्टेंट लाइन। बल लगाया किस पे? बॉडी पे। क्या आया? परिवर्तन आया। किस में आया? बॉडी की शेप में। अब बॉडी ने क्या रिएक्ट किया? बॉडी का कुछ रिएक्ट जरूर आएगा। जब बॉडी का रिएक्ट आया तो हमने क्या देखा? हमने देखा उसने किया विरोध। उसने किया विरोध। विरोध के बाद में फोर्स रिमूव करेंगे, यानी बल जो हमने लगा रखा है वह वापस हटाएंगे और बॉडी रिटर्न इन इन बॉडी रिटर्न इन रियल बॉडी रिटर्न इन रियल शेप। बस केवल आपको इधर बल लगाया, बल लगाया किस पे? बॉडी पे। क्या आया? परिवर्तन आया किस में? बॉडी की शेप में। रिएक्ट किया क्या बॉडी ने किया विरोध। जब विरोध का पता चला तो हमने क्या किया? बल को वापस उठा लिया, और जब बल को वापस उठा लिया तो पिंड में क्या आ गया? पिंड में वापस अपनी वही शेप में।
तो था स्टार्टिंग में तो आपने बोला था ना कि नहीं परिवर्तन आएगा एक ठोस बॉडी में, लेकिन परिवर्तन तो आया ना। यही गुण एक सीमा तक आता है, उसके बाद में नहीं आता। अब देखो दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसकी सहायता से इसको समझो जो पूछा गया। क्या पूछा है? अगर एक इंसान की दैनिक दिनचर्या है, उसमें उसे दो चीजें दी जाए, एक रबड़ दिखाया जाए और एक स्टील दिखाया जाए। एक रबड़ दिखा दिया, एक स्टील दिखा दिया, ठीक है। अगर रबड़ दिखाया और उसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी वस्तु ज्यादा प्रत्यास्थ है, और आपको भी मैं यही पूछूं कि रबड़ ज्यादा प्रत्यास्थ है, मैंने दो तीन बार बोला कि रबड़ ज्यादा प्रत्यास्थ है, रबड़ ज्यादा प्रत्यास्थ है, रबड़ ज्यादा प्रत्यास्थ। लेकिन अगर नीट में एक क्वेश्चन आया कि रबड़ या स्टील में से कौन सा ज्यादा प्रत्यास्थ है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो वो आपको जवाब देना कि नहीं सर स्टील ज्यादा प्रत्यास्थ। आप कहोगे सर मजाक करो, नहीं नहीं मजाक नहीं चल रहा, मजाक के पीछे एक कारण है। क्या कारण है? देखो रबर पे जब बल लगाओगे, अगर रबर पे जब बल लगा रहे हो वह आसानी से मुड़ेगा, आसानी से मुड़ जाएगा, जैसे उसको छोड़ोगे वह अपने प्रारंभिक आकार में वापस आ जाएगा। लेकिन स्टील में तो आप बल लगाओगे तो वह बहुत मुश्किल से मुड़ेगा, अगर मुड़ भी गया तो अपनी प्रारंभिक आकृति में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी स्टील ज्यादा क्या हुआ, ज्यादा प्रत्यास्थ। इसके पीछे कारण क्या कारण है? पहली बात, अगर रबड़ का पक्ष जानेंगे तो क्या पाएगा? रबड़ कहता है कि अगर बल लगाया जाए तो पिंड विरोध पिंड विरोध करता है एवं अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता। रबड़ ने कहा कि हाँ बिल्कुल ये सिद्धांत मेरे पे बिल्कुल फिट बैठता। ये सिद्धांत हो गया रबड़ का। अब कुछ सिद्धांत स्टील का भी होगा। स्टील अगर प्रत्यास्थ है उसके पीछे भी कुछ कारण होगा। तो देखो जो हमने दूसरी परिभाषा पढ़ी थी वह क्या थी? हम्म, रबड़ की बजाय रबर की बजाय स्टील ने ज्यादा विरोध किया। अब देखो एक अच्छा सा स्टेटमेंट था, उसका कर दिया कबाड़ा। कबाड़ा करने के पीछे एक मेन रीजन है कि कहा जाता कि अगर रबड़ पे बल लगाया, रबड़ ने भी विरोध किया, लेकिन रबड़ इलास्टिक का गुण अपनाकर आसानी से मुड़ गया, जैसे छोड़ा अपनी प्रारंभिक पोजीशन पे वापस आ गया, यानी थूक के चाट गया। मजाक है, बुरा मत मान लेना। लेकिन स्टील ने क्या किया? स्टील ने रबड़ की बजाय ज्यादा विरोध किया, इसलिए स्टील को लचकदार बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, स्टील इसलिए स्टील ज्यादा मजबूत, इसलिए हमेशा याद रखना रबर की बजाय स्टील ने ज्यादा विरोध किया। अब कहोगे सर क्या रबर व स्टील वाली परिभाषा सही है? नहीं, परिभाषा दोनों ही सही है। रबर अपनी जगह सही है, स्टील अपनी जगह सही है, लेकिन हम मानेंगे जैसे आपको बिल्कुल पतली होनी चाहिए, यानी बिल्कुल 0.0 mm के आसपास या 0.5 mm के आसपास की एक स्टील की पत्ती लेनी है। जैसे आप उसको छोड़ोगे ऐसे करके, ऐसे पकड़ोगे और ऐसे करके उसको जस्ट छोड़ोगे, वह क्या करेगी? वह कुछ देर कंपन करेगी और अपनी स्थिति पे वापस लौट के आ जाएगी। किसकी बजाय? एक रबर की बजाय। रबर को ऐसे करके छोड़ोगे, वह कुछ देर गति करेगा और फिर धीरे धीरे। इससे पहले एक स्टील की प्लेट ज्यादा जल्दी आती है एक प्रारंभिक, ठीक में तो लिखना है।
क्या लिखना है? रबर की बजाय स्टील ज्यादा प्रत्यास्थ होता है। ठीक है, क्यों होता है इसके पीछे कारण? बिकॉज बिकॉज प्रत्यास्थता की भी एक सीमा सीमा हैदर नहीं, ये सीमा फिजिक्स की है। प्रत्यानयन की एक ऐसी सीमा या लिमिट जहां तक वस्तु इस गुण को रखती है, इसके बाद में वस्तु इस गुण को नहीं रखी। ठीक है, अगली चीज देखो, अभी होगी। हाँ, अब देखो फिर करेंगे क्या कारण होता है रियल फिजिक्स के पीछे क्या होते हैं। प्रत्यास्थता हमने पढ़ ली थी। अब प्रत्यास्थता मैन कैसे काम करती है, एक पिंड में, एक ठोस पिंड में प्रत्यास्थता कैसे काम करती है? देखो, हर एक पिंड के अंदर की शेप साइज कैसे होती है। पहले एक चीज, ये उदाहरण पढ़ो, ये 3 स्प्रिंग है, 1 2 और 3 स्प्रिंग। एक सेकंड, 1 सेकंड प्लीज। हाँ, ये एक स्प्रिंग है, स्टार्टिंग की स्प्रिंग, पहली साइज वो है। ठीक है, कोई बार नहीं लटका रखा था, बिल्कुल एक दूरी थी। फिर उस पर एक छोटा सा बार लटका है, माना 1 kg का बार लटका है, तो स्प्रिंग नीचे की तरफ है। तीसरी कंडीशन में होगी, उस पर 2 kg का बार लटका है, तो वह 2 गुना नीचे तक। क्या कहती है कि जब तक कोई वस्तु पे पिंड ना लगाया जाए, देखो, जब तक कोई वस्तु स्थिर अवस्था में थी और उस पर कोई बल नहीं लग रहा था, उस कंडीशन में क्या था, वस्तु स्थिर थी। लेकिन जैसे हमने उस पर बल लगाया, बल आरोपित किया, बल आरोपित किया, तो बल नीचे की तरफ बल लगाएगा। ठीक है, जैसे इस स्प्रिंग बल ने नीचे की तरफ बल लगाया, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो स्प्रिंग क्या करना चाहेगी? स्प्रिंग इसको वापस ले जाना चाहेगी। इसलिए मैंने हमेशा बताया है इसके अंदर कि स्थितिज ऊर्जा होती है, वो किसके बराबर होती है? एफ माइनस के एक्स की। क्यों? आपने कोई पिंड था, उस पर बल लगाया, एक सेकंड एक सेकंड, स्प्रिंग थी, पिंड पे बाल लटकाया, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे जाएगा और स्प्रिंग उसको ऊपर की तरफ ले जाना चाहिए, यही इलास्टिसिटी का। ठीक है, मैकेनिज्म समझ गए? बाहर लगाया, स्थिर ऊर्जा में थी, गतिज ऊर्जा में आएगी और पिंड उसको वापस उसी अवस्था में, सॉरी, स्प्रिंग उसको उसी अवस्था में ले जाना चाहिए। इसलिए स्प्रिंग पे जब बाहर लटकाओगे तो वह थोड़ी देर नीचे, फिर अपने प्रारंभिक, फिर नीचे, फिर अपनी प्रारंभिक, एक समय बाद में वह थोड़ी सी गति करके रुक जाती है। लेकिन जैसे ज्यादा बाहर लटकाएंगे, उसकी आकृति में परिवर्तन आता है। क्या समझे? जब तक बल कम था तब तक आकृति में कोई परिवर्तन नहीं था। जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे, ज्यादा बल आरोपित करेंगे, ज्यादा प्रत्यानयन बल या विरूपक बल आरोपित करेंगे या डिफॉर्मिंग बल फोर्स एक्ट करेंगे, तो वस्तु के आकार में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन अगर इसी स्प्रिंग पे हमने 100 kg का बल लगा दिया, तो ये स्प्रिंग अपनी प्रत्यास्थता का गुण खो देगी। भंगुरता होती है कि वस्तु पे एक बार बल लगाया और वह अपने टुकड़ों में बिखर गई। लेकिन प्रत्यास्थता होती है कि किसी वस्तु में प्रत्यास्थता गुण पाया जाता है, लेकिन एक सीमा तक पाया जाता है, उस सीमा के बाद में नहीं पाया जाता। ठीक है, दूसरा उदाहरण,
ये कोई पिंड पाया जाता है जैसे ऐसे, ये एक वर्ताकार ठोस पिंड है, ऐसे ध्यान से समझो, ठीक है। एक वर्ताकार पिंड पाया जाता है, उसमें आंतरिक अणु पाए जाते हैं, हर अणु के बीच में एक दूरी होती है। केवल हमने इसको बॉक्स के, जब आप 12th केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें प्रथम टॉपिक पाया जाता है जालक ऊर्जा का, जालक पाई जाती है, या फिर उसकी अवस्था पाई जाती है कि किस पिंड में कौन सा कण कहाँ स्थित होगा, ये जालक दूरी पाई जाती है नहीं पाई जाती। ये केमिस्ट्री का दूसरा टॉपिक है कि किसी ठोस पिंड के अंदर जो आंतरिक अणु पाए जाते हैं उनके मध्य एक निश्चित दूरी पाई जाती है, माना इन सभी के बीच की दूरी r। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, सभी के बीच की दूरी, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस वस्तु पे पिंड लगाएंगे, ये स्थिर ऊर्जा में है, स्थिर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे हम इसको पिचकाने का प्रयास करेंगे, इस पे बाह्य बल लगाएंगे, तो ये अंदर की तरफ पिचकेगी। जैसे ही पिचकेगी तो इसके अणुओं के बीच की दूरी, अंतरा अणुओं के बीच यानी अणुओं के बीच की दूरी घटेगी। तब ये पिंड क्या करेंगे, तब ये पिंड विरोध करेंगे कि नहीं, हमारे बीच की दूरी नहीं घटनी चाहिए। उस कंडीशन में ये आंतरिक बल लगाएंगे। जैसे आंतरिक बल लगाएंगे, ये आंतरिक बल इस वस्तु को वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करेगा। लास्ट टॉपिक मैंने गुरुत्वाकर्षण में बताया था कि किसी वस्तु पर आप अगर बाहर से बल लगाओगे, बल 4 प्रकार के होते हैं, आंतरिक, बाह्य, संरक्षी और असंरक्षी। क्या बताया था, जब बाह्य बल लगाओगे तो आंतरिक बल अंदर से काम करेगा, सेम यही काम करता है, यही प्रत्याशा करती है। जैसे एक पिंड पे बल लगाया, उसके अंदर अणु होते हैं, सभी के बीच की दूरी समान होती है, तो ये आंतरिक अणु विरोध करते हैं, वस्तु विरोध नहीं करती। वस्तु में आंतरिक जो अणु पाए जाते हैं वह विरोध करते हैं कि नहीं, हमारे आपस में, हमारे जो बीच में दूरी है वह कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो ये बल लगाएंगे उसके पीछे का कारण है, जब दो अंतरा अणु या आंतरिक अणु हमेशा नजदीक आते हैं तो उनमें होता है प्रतिकर्षण। क्या होता है प्रतिकर्षण? दो समान पावर के एक पिंड के अंदर पाए जाने वाले सभी अणुओं का क्या होता है, आवेश समान होता है। जब दो आवेशित कण एक दूसरे के पास आएंगे तो लगेगा प्रतिकर्षण, बिल्कुल लगेगा। तो सारे एक दूसरे पर बल लगाएंगे, ये 1 नंबर, 2 नंबर पे, 2 नंबर, 3 नंबर पे, वर्ग में है कुछ, विकिरण में, सारे एक दूसरे पे बल लगाएंगे। कौन सा? बाह्य बल। बाह्य बल हमने लगाया और आंतरिक बल वापिस लगाया। इसलिए आंतरिक अणुओं के प्रतिकर्षण और आकर्षण के कारण हर वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। लेकिन हमने अधिकांश इतना बल लगा दिया कि सारे अणु पिचक जाएं या फट जाएं, उस कंडीशन में वह वस्तु अपनी प्रत्यास्थता का गुण खो देगी, ठीक है। वापिस इस एग्जाम्पल में आओ, यहां 3 स्प्रिंग है, इस टाइम इसमें जितने भी अणु पाए जाते थे वह बिल्कुल क्या थे, वह बिल्कुल पास थे एक दूसरे के, ऐसे एक दूसरे के पास थे। लेकिन जैसे द्रव्यमान लगाए, इन सभी के बीच की दूरी क्या हो गई, बीच की दूरी, जब बीच की दूरी बढ़ी, हर अणु के बीच की दूरी बढ़ी, तो क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। जब पिंड दूर जाएंगे तो वापस अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। जब नजदीक आते हैं तब प्रतिकर्षित करते हैं, और जब दूर जाते हैं तब आकर्षित। अभी क्लियर है? तो लिखना स्टार्ट करते हैं, कि जो बोला उसको एक बार लिख ले। क्या लिखना है, देखो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक वर्ड बनाने का प्रयास किया मैंने, देखो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बुरा लगे तो करना सहन। ये इसके अंदर के मॉलिक्यूल, माना कि कुछ ऐसे डिजाइन में पाए जाते हैं, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठोस है, अगर पिन ठोस है तो ये एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक पाए जाते हैं। हमने केवल इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा और एक आइडिया लगाया कि ऐसा ही होता है।
वो आशीष चंचलानी का एक वीडियो है ना, वो कहता ना कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, ये सारे किरण एक दूसरे से कुछ दूरी पे है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी दूरी समान है, ये भी दूरी समान है, ये भी दूरी, सारी दूरियां एक दूसरे के समान। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये पिंड है, आपको दिया है सभी के बीच की दूरी समान है, यानी सभी के बीच की दूरी आपको हमेशा माननी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस पे बाहर से बल लगाया, ऐसे ये बल लगा दिया, ये बल लगा दिया, एफ, इस साइड से इस पे बल लगा दिया, जब बल लगाया तो इनके बीच की जो दूरी थी वह दूरी क्या होगी, दूरी कम होगी। जब दो कणों के बीच की दूरी कम होगी, इन सारे कणों को बोलेंगे आंतरिक कण। क्या बोलेंगे, आंतरिक। ठीक है, हाँ, अब लिखना चालू करो। और ये है एक रिजिड बॉडी। अभी तो बहुत पढ़ना है, तो ताकि अब थोड़ी सी स्पीड से लिखना चालू करो। यदि यदि विरूपक बल या डिफॉर्मिंग फोर्स है, तो रीस्टोरिंग फोर्स। अब एक सेकंड देखो, कौन सी बल डिफॉर्मिंग होगी और कौन सी रिस्टोरिंग होगी। इन सभी के द्वारा वापिस अपनी सतह पे लगने वाला बल, ऐसा, इन बलों को बोलेंगे विरूपक बल। ध्यान से देखना, थोड़ा सा अलग पेंसिल से लिखना चालू करते हैं। इसको बोलेंगे विरूपक बल सभी को। पर जो ये अंदर से बल लग रहा है, इसको बोलेंगे रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग का मतलब है अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने के लिए जो बल लगाते हैं वापस अंदर से, ऐसे आपने बाहर से उस पर बल लगाया और सभी कण उस पर वापस बल लगाएंगे ताकि वह बल कैंसिल हो और वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में। तो लिखना है कि यदि विरूपक बल या डिफॉर्मिंग फोर्स है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी होगा, पहली चीज। एवं इसी रिस्टोरिंग, तो आप मतलब आसानी से समझते हैं कि रिस्टोरिंग बल कौन सा होता है। रिस्टोरिंग फोर्स के कारण बॉडी अपनी प्रारंभिक अवस्था में आना रिस्टोरिंग फोर्स ही अंतरा आणविक बल। एक ही बल के कितने नाम है देखो, रिस्टोरिंग फोर्स बोलो, अंतराण्विक बल बोलो या प्रत्यास्थ बल बोलो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या अंतराण्विक बल
कहलाते। ठीक है, या तो एक चीज लिखना चाहो, या प्रत्यास्थ बल कहलाते, ये लाइन भी जरूर लिख लो, या प्रत्यास्थ बल। ओके, तो बाकी देखो, प्रत्यास्थ कहलाते हैं यदि दो कण एक दूसरे से एक दूसरे से थोड़ी दूर या क्लोजेस्ट है, तो उनमें सदैव प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, मेन चीज। दूसरी चीज, यदि यदि दो पिंड यदि यदि पिंड के दो अंतरा आणविक अंतरा आणविक कणों के बीच की दूरी ज्यादा है, तो आकर्षण बल लगे। ठीक है, अब देखो, समान दूरी पे क्या होते हैं, किसी रिजाइड बॉडी, कोई रिजाइड बॉडी, मानो कोई रिजाइड बॉडी आपको दे रखी है, उस बॉडी के सभी कण एक दूसरे से समान दूरी पे क्यों होते हैं, उसका मेन कारण देखो, किसी रिजाइड बॉडी के सभी कण एक समान दूरी पर स्थित होते हैं, क्योंकि अगर क्योंकि वे आकर्षण एवं प्रतिकर्षण की स्थिति से बच पाते। अगर अपने आप को दो पिंड है, एक दूसरे के क्लोजेस्ट स्थित है, तो आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, अगर दूर है तो आकर्षण होगा। तो अगर ये स्थिति अगर समान नहीं रहेगी, ये दूरी समान नहीं रहेगी, आंतरिक अणुओं के बीच की दूरी समान ना रहेगी, समान दूरी समान रहे, उसके लिए एक समान दूरी पे होते। क्यों? अगर ये पास पास होते रहेंगे तो हमेशा वस्तु पिचकती रहेगी, अगर ये दूरी पर है तो दूरी पर है तो वस्तु पिचकती रहेगी, अगर पास में है तो वस्तु फैलती रहेगी, और वस्तु के आकार में परिवर्तन आता रहेगा। अगर परिवर्तन ना आए, इसलिए ये रिजाइड बॉडी बने, और इसके लिए समान दूरी पे स्थित होते। अब देखो, एक ग्राफ आता है जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। देखो, ऐसे ग्राफ बना लो, अच्छा रहेगा, ऐसे ठीक रहेगा। हाँ, ये ग्राफ किस किस के बीच में, इस साइड में लिख लेना आपको स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और दूसरी साइड में आपको लिखना है अंतरा आणविक दूरी r, अंतराण्विक दूरी r, और स्थितिज ऊर्जा u या p के बीच में पोटेंशियल या यूटेंशियल के बीच की दूरी करें। हाँ देखो,
ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे। थोड़ा सा अजीब ग्राफ है, पर देखो स्टार्टिंग में कोई पिंड था, देखो स्टार्टिंग से समझो, स्टार्टिंग में कोई पिंड था, कोई दिक्कत नहीं थी, उसकी स्थिति ऊर्जा उच्चतम पॉइंट पर थी, यानी पिंड स्थिर था, तो उसमें सारी गति ऊर्जा उसमें कन्वर्ट हो गई, स्थिति में बदल गई, उसकी स्थिति कारण शांत है, उस पर कोई बल नहीं लगा। जैसे जैसे उस पर बल लगाएंगे या उसकी स्थिति में परिवर्तन आएगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे पिंड के आकार में परिवर्तन आए। एक स्थिति पे पिंड पे लगने वाला बल अधिकतम होगा, मैंने बताया था कि प्रत्यास्थता का मान एक पॉइंट पे सीमा पर अधिकतम होगा, तो किस सीमा पे स्थितिज ऊर्जा और आंतरिक अणुओं के बीच का संबंध रखना चाहेगा, यानी कोई पिंड यह चाहेगा कि ना तो उसकी प्रत्यास्थता जाए और ना उसके आंतरिक अणुओं के बीच की दूरी जाए, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बराबर रह जाए, ये चाहेगा। एक स्प्रिंग चाहेगी कि उस पे जो द्रव्यमान लगा है, उस पे जो द्रव्यमान लटका है, उसके कारण जो उसके आकृति में जो परिवर्तन है वो इतना ज्यादा ना आए कि उस पे वापिस अगर ज्यादा द्रव्यमान लटकाया जाए तो वह प्रत्यास्थ ना रहे। साथ ही साथ वह वस्तु चाहेगी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बराबर है। इसलिए सदैव आपको देखना कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एफ समानुपाती एक्स होती है। क्या होती है, इसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल। इसको उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर माइनस के एक्स, और के क्या है, ये स्थिति ऊर्जा गुणा, सॉरी प्रत्यानयन गुणांक, हमेशा याद रहेगा। हाँ, यहां पे स्थिति ऊर्जा हमेशा याद रखनी है पॉजिटिव होगी, बस धीरे धीरे ये डाउन आएगी, एक पॉइंट पे यहां से लेकर यहां देखो, टिक 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 टिक। इस स्थिति पे पॉइंट के आंतरिक अणु और उसकी स्थिति ऊर्जा, यहां पे पिंड क्या, यहां पे बॉडी स्टेबल स्टेबल पोजीशन में, यानी पिंड यही जाएगा कि ना भाई साहब हम तो यहां से ऊपर नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पोजीशन पे होती है। आसानी से दिख रहा है कि नीचे नीचे वाले पॉइंट पे यहां पे गति स्थिर ऊर्जा क्या होगी, निम्नतम, क्यों, ऊपर से आई, और इस पॉइंट पर क्या हुई, मिनिमम। ठीक है, लिख लेना। और ये स्थिति आप लिखना चाहो तो ये एक आदर्श पिंड की स्थिति, ठीक है, ये एक आदर्श पिंड की स्थिति। देखो अगर इस मिनिमम पोजीशन से ये माना, देखो दूसरी पेंसिल देखो, इससे अगर यहां पिंड है तब उसकी स्थिर ऊर्जा कम है और आंतरिक अणुओं के बीच की दूरी भी समान है, यहां से लेकर यहां तक होती है आंतरिक अणुओं के बीच की, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, आसान सी चीज है। स्थिर ऊर्जा घटेगी, यहां तक आ जाएगी, इस पॉइंट पे स्थिर ऊर्जा तो कम है लेकिन आंतरिक अणुओं के बीच की दूरी समान। लेकिन अगर यहां से यहां स्थिर ऊर्जा क्या है, मिनिमम, ठीक है, क्योंकि नीचे ग्राफ आ जाता है मिनिमम। अगर यहां से मैं वापस इस साइड में जाऊंगा, यानी पिंड की स्थिति ऊर्जा बढ़ाऊंगा, तो आंतरिक अणुओं के बीच की दूरी घटेगी, और इस साइड में जाऊंगा तो भी आंतरिक अणुओं के बीच की दूरी घटेगी। ठीक है, ये आप ग्राफ की सहायता से समझ सकते हो। अब देखो अगली चीज क्या है, तनाव। एक 1 सेकंड प्लीज। प्रतिबल, प्रतिबल बोलो चाहे तनाव बोलो। हम्म, हेडिंग नंबर है 5। क्या हेडिंग, प्रतिबल या स्ट्रेस। ठीक है, किसे कहते हैं स्ट्रेस, किसी चीज को तो ही कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है, अच्छी बात है, किसी चीज को स्ट्रेस कहते हैं।
हाँ, देखो, एकांक क्षेत्रफल में, यानी कोई एकांक क्षेत्रफल आपको दे रखा है, उस पे जो लगने वाला विरूपक बल है उसको कहते हैं, पहली चीज है, ये एक सतह है, ठीक है, ये एक फर्श है, इस फर्श पे एक कोई बेलनाकार एक आकृति स्थित है, कोई बेलनाकार पिंड, यहां उसको कुछ ऊपर करने का माना कुछ सामान दे रखा है, यहां भी एक पिंड है। जब इस पिंड को यहां से ऊपर की तरफ एक बल लगाएंगे एफ, यहां से एक ऊपर की तरफ एक बल लगाएंगे एफ, पिंड के किसी एकांक क्षेत्रफल पे जब कोई बल लगाया जाता है, एकांक क्षेत्रफल क्यों, क्योंकि पिंड के ऊपरी ऊपरी हिस्से पर हम बल लगा रहे हैं, ये जब ऊपरी हिस्से पर बल लगाएंगे तो लगभग पूरे पिंड पे बल लगेगा, कुछ पिंड के कुछ क्षेत्रफल को छोड़ के बाकी लगभग 99 या 98% तक उस पिंड पे बल लगेगा, उसको ऊपर उठाना चाहेंगे तो पिंड पे बल लगेगा, तो पिंड क्या करेगा, तो पिंड एक आंतरिक बल अपने अंदर की तरफ लगाएगा, कौन सा बल लगाएगा, एफ आर, ठीक है, यानी अपने आप को जब पिंड स्थिर रखने के लिए जब कोई बल लगा रहे तो क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं एक स्थिर बेलन, यहां से वह फिक्स कर रखा है इसको, ठीक है, एक बल ऊपर की तरफ लगाएंगे और एक बल नीचे की तरफ लगाएंगे। अब देखो यहां से क्या समीकरण बनता है, यहां से समीकरण बनता है रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होती है, ये है रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, या इसको बोलना चाहो तो प्रत्यास्थ बल, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होगी, एफ एक्सटर्नल फोर्स के बराबर, ठीक है, प्रत्यास्थ बल किसके बराबर होगा, बाह्य बल, क्यों, क्योंकि बाह्य बल ऊपर ले जाना चाह रहा है और वह प्रत्यास्थ बल उसको अपनी स्थिति पे स्थिर रखना चाहिए, पिंड तो यही चाहेगा कि अपनी स्थिति ना हिले, लेकिन अगर बाह्य बल ज्यादा हो जाएगा तब स्थिति परिवर्तन आएगा, चाहे पिंड स्थिर हो चाहे कुछ भी, ठीक है, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, तो बोलते हैं स्ट्रेस या प्रतिबल, प्रतिबल को दर्शाते हैं इसे सिग्मा से, क्या हो जाता है एफ अपॉन ए, ये मेन चीज है, प्रतिबल या सिग्मा क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल प्रतिबल कहलाता है, एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला बल प्रतिबल कहलाता है, याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा, ना रहे तो भी रख लो। हम्म अब आगे देखो अगली चीज, या प्रतिबल बराबर एक चीज और लिख सकते हैं आपको अगर दिक्कत हो, प्रतिबल सिग्मा बराबर क्या कहलाता है, एफ एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन ए, ये लिख, ठीक है, क्या हो इसका मात्रक, मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो प्रतिबल का मात्रक क्या हो जाएगा, प्रतिबल की विमा और निकाल लो, प्रतिबल की विमा क्या होती है, एफ अपॉन ए, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, विमा क्या हो जाएगी m1 L1 T-2 अपॉन नीचे से L⁴ 2, L⁴ ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी m1 L1 T-2 L माइनस, तो हो जाएगी m1 L-1 T-, ये हो जाएगी प्रतिबल की, ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट और कॉमन चीज क्या है कि कॉमन चीज तो कुछ है ही नहीं नहीं है, अगला
प्रतिबल के प्रकार। देखो, प्रतिबल के दो प्रकार के होते हैं, एक अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है, सॉरी विकृति तीन प्रकार की होती है, विकृति भी अगला टॉपिक होगा, विकृति स्ट्रेन। प्रतिबल और विकृति में कुछ अंतर होता है, ठीक है। जो अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे वहां प्रतिबल के प्रकार पढ़ाएंगे, लॉन्गिट्यूड प्रकार पढ़ाएंगे, दूसरा कौन सा पढ़ाएंगे, दूसरा पढ़ाएंगे टेंसिल, कॉम्प्रेंसिव, लॉन्गिट्यूड, शेयरिंग स्ट्रेस, ये सारी चीजें हम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगला वाला टॉपिक पढ़ेंगे कल। अगर कोई टॉपिक बचा है, कोई क्वेश्चन बचा है तो मैं आपके लिए एक छोड़ जाता हूँ। नहीं, कोई चीज आपके लिए अलग से नहीं, काफी सारी चीजें आपको रीच आउट करा दी गई हैं। अगर इस टॉपिक से जो पढ़ाया आज उससे कोई दिक्कत है, कोई अगर कुछ समझ में ना आया हो, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और इंपॉर्टेंट चीजें टेस्ट देते रहना, कोई चीजें दिक्कत ना आए तो हमें पूछ लेना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जहां आपको सारी सूचना मिलती रहेंगी, क्लास कब होगी, किस टाइम पे होगी। और हमने पहली बुक कंप्लीट कर दी है, कोशिश करूंगा मैं एक वीडियो और अपलोड करूं जिस पर आपको ये बताया जाए कि जो पहली बुक के सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उनको करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, और आप आज शिक्षक दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।